स्वागत है आपका यूट्यूब के ईडू अड्डा चैनल पे। तो आज हम हिंदी ग्रामर से एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी सिलेबस दिया हो। तो हिंदी ग्रामर से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग से जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हैं तो इसमें जो ग्रामर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ग्रामर की कोई खुद की नोट्स नहीं है, खुद की बनाई हुई नोट्स नहीं है जिसे आपने खुद समझ के बनाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं। जिसे कि आप एक बार उस नोट्स को बना लेंगे तो फिर आप चाहे जब पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो खुद का नोट्स होना चाहिए एक ग्रामर की, हिंदी भाषा के ग्रामर की एक नोट्स होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, नेट हो, तो ग्रामर से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले है इसका जो टॉपिक हम आज बताने वाले हैं वो वर्ण तथा ध्वनि। क्योंकि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है और हम छोटे से ही बड़े स्तर तक जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ड की परिभाषा यहाँ पे हम लिखे हैं, लेकिन आपको ये परिभाषा बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके मूल अर्थ को समझना है। मतलब कि एक छोटा सा आपको अर्थ इसका समझना है कि जैसे किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ड होती है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है तो आप आसानी से वर्ड बता सकते हैं। और फिर वर्डों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्यों से ही पता चलता है कि यह कौन सी भाषा है। अगर आप किसी के सामने प्रकट करते हैं अपना वाक्य, तो वर्ड की परिभाषा देखिए। वर्ड का दूसरा नाम अक्षर है। मतलब वर्ड को ही अक्षर कहा जाता है और अक्षर को ही वर्ड कहा जाता है। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। मतलब कि जो वर्ण है उसको और खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह एक मूल ध्वनि है। तो वर्ण किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। मतलब अब जितना खंड होना था हो गया, अब उससे और अधिक खंड नहीं किया जा सकता है। किसी भी भाषा में वर्ण के बाद उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है, इसी आकार को वर्ण कहते हैं। मतलब कि जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। कोई भी दो वर्ड एक जैसे नहीं हैं, सबकी अपनी अपनी बनावट है। और ये हर भाषा की विशेषता है कि उनके वर्डों का जो बनावट होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, तभी उनको अलग अलग ध्वनियों से पुकारा जाता है या उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा और है जिसे अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा वो इंसान। तो किसी भी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। जैसे कि आम आम एक शब्द है और इसको तोड़ने पे ये वर्णों में टूटता है। तो आम में 4 वर्ण हैं, अ म अ। तो अ और अ मिलके आ हुआ है और म, तो म एक व्यंजन है और व्यंजन कभी भी बिना स्वर के नहीं होते हैं। और जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी हो तो वो उसके साथ हमेशा अ जुड़ा रहता है, तभी वह स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो इस प्रकार आम में 4 वर्ण हैं और इसको और खंडों में आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर और आप इसको तोड़ेंगे तो ये ध्वनिहीन हो जाएगा। आप किसी प्रकार से इसको मतलब कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं इसका। अब जानते हैं कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी 3 भेद हैं और व्यंजन के भी 3 भेद हैं मूल रूप से। तो स्वर के जो भेद हैं उसमें है हर्ष, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के जो है स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। सबसे पहले स्वर को जानते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 11 है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। मतलब उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है कि उनके साथ कोई और अन्य वर्ण आए तभी वो अपना मतलब अस्तित्व बना पाएंगे। तो ये मूल स्वर 11 हैं, आ,
आ ई ई उ री ए ओ औ, इतने 11 मूल स्वर हैं। और मात्राएं की बात करें तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर आपसे पूछ दे कि स्वरों की में मात्राएं कितनी होती हैं तो आपको 10 बताना है, क्योंकि अ कोई मात्रा नहीं होती है, अ मात्रा विहीन है। ये बस दूसरे मतलब व्यंजनों को सहारा देने में काम आता है अ। और मूल वैसे 3 प्रकार के हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और मूल रूप से 2 ही बताते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ये हर्ष स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ और री, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर जो है उसको हम यहाँ जैसे लिखना भूल गए हैं, तो जो प्लुत स्वर है वो उसमें जो मूल स्वरों से 3 गुना समय लगता है उसको उच्चारण करने में उसका, और दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय लगता है। तो इस प्रकार से वो त्रिमात्रिक है। और जैसे कि आपको किसी को दूर से बुलाना है, या जैसे आप किसी को दूर से आवाज़ लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आवाज़ को आप ज़्यादा टाइम तक बुलाते हैं, तो वो चीज़ें त्रिमात्रिक हो जाती हैं। जैसे ओम, ओम में जो है इसमें मूल स्वरों से 3 गुना समय लगा है, तो इसलिए ये त्रिमात्रिक होगा। और फिर अगला देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वह वर्ड है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि छिपी रहती है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो मूल स्वर हैं वो 11 हैं और मूल व्यंजन हैं वो 33 हैं। और अब अगला है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के सबसे पहले लेख भेद, मतलब कि व्यंजन को लिखने के तरीके के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है। तो व्यंजन को जो लिखा जाता है तो 2 तरह से लिखा जाता है, एक खड़ी पाई के साथ और एक बिना खड़ी पाई के। तो खड़ी पाई के साथ कौन कौन से लिखे जाते हैं? तो देखिए अंगा, छ, ट, ड, ढ, द और र, ये बिना खड़ी पाई के व्यंजन हैं। और इन्हें छोड़कर शेष जितने भी व्यंजन हैं सब खड़ी पाई सहित लिखे जाते हैं। इसको आपको मैं बताती हूँ। जैसे देखिए अगर आप क लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे मतलब इसमें एक खड़ी पाई रहती है। आप ख लिखेंगे तब भी इसमें खड़ी पाई रहेगी, ग लिखेंगे तब भी, घ लिखेंगे तब भी। लेकिन ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं इसमें खड़ी पाई नहीं है, ये बिना खड़ी पाई के लिखे जाते हैं। और हिंदी के सभी वर्णों के सिर पर एक रेखा रहती है, एक आड़ी रेखा रहती है। जैसे कि देखिए कोई भी वर्ण हो, लेकिन जो ध और भ है इनमें 2 सिरों के बीच में कुछ जो रेखाएं हैं उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे ये ध और भ है तो इसमें कितनी छोटी सी रेखा है, इसको तोड़ा गया है 2 भागों में, एक इधर और इधर, इसको मतलब बना सकते हैं। और फिर थोड़ा सा ये है व्यंजन के बारे में और र के बारे में है कि किसी शब्द में र के पीछे कोई व्यंजन रहने से र व्यंजन के ऊपर रेफ का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम लोग जिसको उड़ंतर र बोलते हैं। जैसे कर्म, धर्म, मर्म व्यंजन से संयुक्त र कार वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे चक्र, वज्र इत्यादि। और अब देखते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये व्यंजन के जो भेद हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं। तो ये व्यंजन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इसको हम आपको ग्राफ के माध्यम से अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने हाथ से नोट्स बना लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो थैंक यू।